मैं पीके रोड की तरफ जा रहा हूँ। मैंने देखा आप काफ़ी देर से टैक्सी का वेट कर रही थी, तो छोड़ देता हूँ आपको। चिंता मत करिए, एकदम सेफ है। आइए बैठिए। ओके, थैंक्स अ लॉट। अरे अरे जरा आराम से, अभी वक्त है। माँ मैं लेट हो जाऊंगी। आज तक कभी लेट हुई है क्या तू? अच्छा एक बात बता, तेरे प्रमोशन का क्या हुआ? इसी महीने होना था ना? आज निकलेगी लिस्ट। तेरी प्रमोशन तो होने ही वाली है। बस आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। अच्छा अभी मैं चलती हूँ। अरे माँ मैं लेट हो जाऊंगी। माँ ये चिराग अभी तक गया नहीं अपना सामान लेकर। सुमन, तो एक बार और मौका दे दे। भाई है तुम्हारा। आपकी बहन का बेटा है, इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ उसको मैं अभी तक। ये डिसीजन मेरा फाइनल है, ये मेरा घर है और वो यहाँ नहीं रह सकता। वो तेरा छोटा भाई है, गलती हो जाती है। माँ गलती एक बार होती है तो समझ आता है, बार बार नहीं। ये लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाती है? जो नहीं करना है वही करना पड़ता है। दूसरों की लाइफ कितनी सिंपल होती है, मेरी लाइफ को आसान है या फिर मैंने ही कॉम्प्लिकेट कर लिया है? बंद करो ये नाटक यार। मैं कर रही हूँ नाटक? नाटक तुम कर रहे हो। दिखाओ नाटक करना क्या होता है। आवाज नीचे, ऑफिस में हम। मैं क्यों आवाज नीचे करूँ? तुम देखो मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। जा, जो दिखाना दिखा ले। डरता हूँ क्या तेरे से मैं? पेट्रोलिंग पटेल कुंज के सुल्तान एरिया में एक बॉडी मिली है। सर मैंने ही फोन करके बुलाया। फिर लाश को ऐसे क्यों रखेगा? खोल के देखो। स्कल भी क्रैक है और चेहरा भी बिगाड़ने की कोशिश की गई है। सर पैसे है इसमें। कोई पहचानता है इसे? आसपास देखो, कोई आईडी प्रूफ मिलता है तो बॉडी को पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच के लिए ले जाओ। एक लाश ऐसे मिलती है जैसे किसी ने उसकी नुमाइश की हो। सर पर हेलमेट, नई पिंक ड्रेस, गिफ्ट बॉक्स में पैसे। ऐसा लग रहा था कि खून नहीं बल्कि कुछ कहने की कोशिश की हो। पर क्या ये वही लड़की थी जिसका ऑफिस से लौटते हुए अपहरण हुआ था? नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। आज इस केस पर अपनी नजर बनाए रखेंगे हमारे खास मेहमान, एंकर और न्यूज रिपोर्टर शम्स ताहिर खान। आज औरतें मर्दों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही, नए नए मकाम हासिल कर रही, कई बार तो मर्दों को पीछे छोड़कर आगे निकल जा रही। फिर भी ये सवाल हमेशा जहन में कौंधता है कि वो कितनी सुरक्षित, कहाँ सुरक्षित महसूस करती है। घर में, दफ्तर में, सड़कों पर, रात में दफ्तर से घर लौटते हुए एक डर दबोच ही लेता है जब वो अकेली पड़ जाती हैं रात किसी सड़क पर, और इसी डर का फायदा अक्सर मुजरिम उठाते हैं। 2020 में ऐसी एक दहला देने वाली घटना सामने आई जिसने पुलिस और प्रशासन को सकते में डाल दी। ये केस सुलझाना पुलिस के लिए एक चुनौती है। वैसे अंदेशा ये भी है कि क्या इसी तरह की वारदात दिल्ली में और भी होने वाली है। औरतों की सुरक्षा का मुद्दा इतना गंभीर हो चुका है कि अगर इसका हल नहीं निकाला गया तो औरतों के आगे बढ़ते कदम कहीं पीछे ना खींच ले। मुकुल, कब तक अवॉइड करोगी तुम मुझे? तुम्हें लग रहा मैं यूं ही धमकी दे रही हूँ? मुकुल, आई एम डैम सीरियस। सुमन, अपनी माँ से कब तक अपने दिल की बात छुपाओगी? देख बेटा, दिल की बात दिल में नहीं रखनी चाहिए।
माँ मैं बहुत थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ। ठीक है, तुम आराम करो। तब तक मैं चाय ले आऊं? पहले लड़की को इतनी बेरहमी से मारना, फिर लाश को नए कपड़े पहनाकर, हेलमेट पहनाकर पेड़ से टिका कर रख देना, और गिफ्ट बॉक्स में पैसे। सिर्फ खून करना इसका मकसद नहीं था, शायद कोई मैसेज भी देना चाहता है। सर, ये उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। लड़की की उम्र कहीं 22 या 24 के बीच की होगी सर। कोई पहचान, शिनाख्त? कुछ नहीं सर। जब तक इस लड़की की शिनाख्त नहीं होती, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि इसे किसने मारा है और क्यों। ये टैटू, पता करो ये टैटू किसने बनाया है। कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सुमन, ओ सुमी, 9 बज गए, ऑफिस नहीं जाना है क्या? सुमन, कहाँ चली गई ये लड़की? इसका फोन क्यों बंद आ रहा है? चिराग को फोन कर। हाँ मासी। चिराग, सुमन घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई और उसका फोन भी बंद आ रहा है। अरे मासी ऑफिस गई होंगी, आ जाएंगी। चिराग, तुम जानते हो, अरे अभी तुम चाय नाश्ता भी नहीं किया उसने सुबह का। पता नहीं कहाँ चली गई, और तुम्हें पता है कि वो बिना बाय बोले घर से नहीं जाती है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, तुम जल्दी आ जाओ। कल रात हमने साथ में खाना खाया, फिर वो सोने चली गई। सुबह मेरी आंख खुली, वैसे तो वो 7 साढ़े 7 बजे तक उठ जाती है, पर आज 9 बज गए थे, इसीलिए। उसका पर्सनल सामान, कपड़े, बैग, ज्वेलरी वगैरह साथ में लेकर गई है या छोड़कर? सर मुझे तो लगता है कि वो रात को ही भाग गई। चिराग, ऑफिस में फोन किया आपने? जी सर, किया था, पर वो ऑफिस तो आज गई ही नहीं। दूसरों पे बहुत जासूसी करती थी वो, और मेरी जिंदगी तो उसने नरक बना दी थी। भगवान ही जाने कौन सा कांड करके बैठी। हाँ, अब तू चुप भी करेगा? अरे तू यहाँ मदद करने आया है या आग लगाने? देखिए सर, जितना जल्दी हो सके आप मेरी बेटी को ढूंढिए, पता नहीं कहाँ होगी वो। इस लड़की की एज भी वही है जो बाकी 3 मिसिंग लड़कियों की थी। हमें फौरन तलाश शुरू करनी होगी। धन्यवाद। सभी हॉस्पिटल्स में पता करो, कहीं कोई एक्सीडेंट रिपोर्ट है क्या? और वो जो बॉडी मिली थी उसकी शिनाख्त हुई? नहीं सर। बॉडी का डीएनए मिसिंग लड़कियों की फैमिलीज के साथ मैच करके देखो। दोनों फैमिलीज के ब्लड सैंपल्स ले लिए सर, डीएनए टेस्टिंग के लिए सर। यस सर। ओके सर, चलो। नहीं सर, सुमन ऑफिस आई ही नहीं 2 दिनों से। बताया था कि क्यों नहीं आई है, या फिर किसी के साथ कहीं गई हो? सर वो तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन करियर से बढ़कर उसके लिए कुछ भी नहीं था। वो इस तरह काम छोड़कर भागने वाले वैसे नहीं थी। कहीं ऑफिस में किसी के साथ कुछ? नहीं सर, ऑफिस में तो सबके साथ अच्छा ही था उसका, लेकिन हाँ सर, गायब होने से पहले वाले दिन जब वो ऑफिस आई थी, उस दिन वो जल्दी चली गई, जबकि वो नॉर्मली जल्दी नहीं जाती, वो लेट जाती है। जल्दी जाने की वजह? पता नहीं सर, परेशान लग रही थी, मैंने पूछा तो उसने टाल दिया। इनफैक्ट हम लोग उससे पार्टी लेने वाले थे। किस बात? उसका प्रमोशन हो गया था, हमारी बॉस बन चुकी थी वो। हाँ सर, हमने भी नोटिस किया था वो एब्सेंट थी, लेकिन फिर इग्नोर किया क्योंकि अब इतनी प्रॉम्प्ट एम्प्लॉय, सोचा घर पे उसको प्रॉब्लम होगी। सर, ये वॉचमैन कुछ कहना चाह रहा है। सर जी, उस रात सुमन मैडम ऑफिस दोबारा आई थी रात में। रात में क्यों आई थी? पता नहीं सर, ऑफिस तो रोजाना 8 बजे ही बंद हो जाते हैं, कभी कभी लोग लेट तक काम करते हैं। सीसीटीवी फुटेज चेक करो। सर वो ऑफिस के अंदर सीसीटीवी नहीं है, आपको पैसेज का मिल जाएगा। सब ले करो। स्टॉप सर। 15 मिनट ऑफिस में थी। पता करो ऑफिस आने से पहले सुमन की किसी से बात हुई थी क्या? दिन में उसका प्रमोशन हुआ और उसी रात को वो गायब। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुमन का गायब होना उसके ऑफिस से जुड़ा, या फिर बाकियों की तरह? सर आपको लगता है कि सुमन को भी किसी ने मार दिया होगा? श्योरिटी से नहीं कह सकते थे,
उसकी माँ ने बताया कि जब वो ऑफिस से आई तो परेशान थी। ऑफिस वालों ने बताया कि परेशान थी और घर जल्दी चली गई। गायब होने से पहले वाले दिन जब वो ऑफिस आई थी, उस दिन वो जल्दी चली गई और फिर रात में घर से वापस ऑफिस आना। ये सारी बातें एक तरफ तो इशारा कर रही हैं कि सुमन के गायब होने में कोई ना कोई ऑफिस वाला जरूर जुड़ा हुआ है। उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और पता करो कि लास्ट कॉल उसने किसको किया था या उसकी किससे बात हुई। राइट सर। कहाँ चली गई तू बेटा? अपनी माँ से ऐसे नाराज होके कहाँ गई? चिराग, मासी जी, अगर आप बुरा ना मानते एक बात कहूं, आप ऐसे कब तक रोती रहेंगी? अब मैं आ गया हूं ना, मैं ख्याल रखूंगा आपका। तू मेरा ख्याल रखेगा? खुदगर्ज, तू तो फोन भी तब करता है जब तुझे पैसों की जरूरत होती है। मासी जी, मेरी माँ तो है नहीं, अब आप ही मेरी माँ समान है। सारी बातों को भूल जाइए ना। अच्छा, मैं ना सामान रख देता हूँ सुमन के कमरे में। कोई जरूरत नहीं, सुमन की एक भी चीज को हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं। वो वैसे भी नहीं चाहती थी कभी कि तुम इस घर में आके रहो। पर मासी जी, मैं कभी आपको छोड़ के गया? क्योंकि मुझे आपकी फिक्र है। अब उसकी राह देखना बेकार है मासी जी। तेरी वजह से गई है वो, ये बच्ची मुझे छोड़ के चली गई। सर, मुझे नहीं पता था कि वो उस दिन ऑफिस आई थी या नहीं आई थी। मुझे तो तब पता चला जब उस दिन आपके साथ सीसीटीवी में देख रहा था। और मैंने पार्टी रखी थी, सारे ऑफिस के कॉलीग्स को भी बुलाया था, वो वहां भी नहीं आई थी। तो फिर कहाँ चली गई? आखिरी कॉल तो तुम्हें ही किया था। मुझे कैसे पता होगा? क्यों सर, कॉलीग है तो नॉर्मल बातचीत होती है हमारी। सिर्फ गायब होने के पहले किया गया आखिरी कॉल कभी नॉर्मल नहीं होता मिस्टर मिश्रा। सर, मेरा यकीन कीजिए। और वैसे भी हम लोग ऑफिस के काम से एक दूसरे को फोन करते ही हैं। ठीक है, जाइए। मुकुल के एक स्टाफ से पूछताछ कर। टेढ़ा है, सीधा करना पड़ेगा। ऐसा उल्लू के पट्टे, तू पुलिस चौकी के बाहर क्या कर रहा है? तुझे मना किया था मिलने के लिए ना? साहब जी, आप फोन नहीं उठा रहे थे, इसलिए हमें आना पड़ा। काम हुआ? हाँ जी सर, पैसे मिल जाते तो। मिल जाएंगे तुझे पैसे। सुमन अग्रवाल, जो करियर में कामयाबी हासिल कर रही थी, अब तक लापता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन उसके हाथ कोई सुराग नहीं लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुमन अपनी मर्जी से भागी? क्या घर से भागने की प्लानिंग उसने पहले से कर रखी थी? ऐसा क्या हुआ कि वो रात को घर से निकली और माँ को पता तक नहीं चला? हम सुमन अग्रवाल से विनती करना चाहते हैं कि आप जहां कहीं भी हो, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो आप अपने परिवार से संपर्क करें। आपकी माँ चिंतित है। देश में इन दिनों महिलाओं के साथ जुर्म की बढ़ती वारदातों को देखते हुए डर लगता है कि कहीं सुमन का गायब होना जुर्म की श्रृंखला की अगली कड़ी तो नहीं। नीता, मुकुल और सुमन के संबंध कैसे थे? मतलब दोस्ती, दुश्मनी या कुछ और? मुकुल काफी उखड़ा उखड़ा था सुमन के प्रमोशन की वजह से। उसे लगता था उसका प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन उल्टा सुमन उसकी बॉस बन गई। उसे ये बात पसंद नहीं आई थी। मुबारक हो मैनेजर बनने की खुशी में। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, थैंक यू। सर, सुमन की आखिरी लोकेशन ट्रैक हो गई। ये तो एमएन रोड है, एकदम सुनसान इलाका। यहाँ तो ज्यादा कोई आता जाता भी नहीं। सर, उसकी लोकेशन के हिसाब से वो इस जगह पे 2 मिनट के करीब थी। उसके बाद उसका फोन ऑफ हो गया। इस पूरे एरिया को अच्छे से छानो, देखो कुछ मिलता है, क्योंकि आगे जाकर ये रोड कई अलग अलग एरियाज में निकलती है। जाके देखो। राइट सर। और ये मुकुल बदला लेने की हद तक जा सकता है, इसकी पूरी कुंडली निकालो। राइट। एक लड़की की लाश मिलने की गुत्थी अभी सुलझी नहीं थी कि एक और लड़की सुमन ऑफिस से लौटते हुए गायब हो गई थी। क्या इसकी वजह ऑफिस की रंजिश थी? मुकुल को सुमन का उससे आगे निकल जाना बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन क्यों?
क्योंकि वो एक औरत थी इसलिए? क्या इसी वजह से उसने सुमन को अपने रास्ते से हटा दिया होगा? लेकिन ये कैसी सोच है कि हम कहते तो हैं कि औरत और मर्द दोनों बराबर हैं, लेकिन दिल से नहीं मानते। क्या सिर्फ यही वजह थी, या फिर मुकुल और सुमन के बीच कुछ और भी था जिसकी परतें अभी खुलनी बाकी थी? सर उन दोनों लड़कियों के फैमिली के डीएनए उस लड़की से मैच नहीं करते। सर अब एक ही मिसिंग लड़की बचती है, प्रीति। वो अनाथ है। उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी उसकी फ्रेंड नेहा ने लिखवाई थी। वो आती होगी सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर नेहा, हमें एक लाश मिली है जिस पर ये कपड़े थे। देख के बताइए कहीं ये आपकी मिसिंग दोस्त प्रीति के तो नहीं है? नो सर, प्रीति ऐसे ड्रेसेस नहीं पहनती थी। वो तो जीन्स, टॉप, कुर्ती ऐसे कपड़े पहनती थी। सर ये प्रीति नहीं हो सकती। सर प्लीज आप उसे ढूंढिए। सर 1 महीने हो गए, उसकी कोई खबर नहीं है। प्रीति के हाथ पे ऐसा कोई टैटू था? हाँ सर, उसने कुछ महीने पहले ये टैटू करवाया था। पक्का? हाँ, उसने मुझे फोटो भी भेजा था। आई विल शो यू। दिखाओ। ठीक है, फिलहाल आप जा सकते हैं। प्रीति के फोन की लास्ट लोकेशन उसके ऑफिस के पास थी, लेकिन कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिस पे डाउट किया जा सके। क्या की प्रीति के ऑफिस से उसकी बैंक डिटेल्स निकलवाओ और पता करो कि लास्ट ट्रांजैक्शन कब हुआ था। राइट सर। सर, प्रीति की डिटेल पीएम रिपोर्ट। उसे खीर में जहर दे के मारा गया था सर। मतलब पहले जहर दिया और उसके बाद सर फोड़ा। उन्हीं ये श्योर करना चाहता था कि लड़की मर जाए। लेकिन उसके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है सर। उन्हीं ने लड़की को 1 महीने अपने साथ रखा लेकिन कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं किया। लेकिन मारपीट के निशान, तो अजीब माजरा। और फिर वो नए कपड़े, गिफ्ट बॉक्स। सर कपड़े खून से खराब हो गए होंगे। लेकिन कपड़े बदल देने से खून नहीं छुप जाता है। बहुत अजीब आदमी, कोई साइको किलर लगता है। नहीं मिलेगा पैसा, जा। जितने की हमारी बात हुई थी ना, उससे 1 रुपया ज्यादा नहीं मिलेगा। जानता नहीं मुझे। अच्छा, पैसा नहीं मिलेगा? एक हफ्ते का टाइम है तेरे पास। 1 हफ्ते में अगर पैसे नहीं मिले ना, उसके बाद क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरी प्रमोशन तो होने ही वाली है, बस आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। अच्छा अभी मैं चलती हूँ। अरे मैम मैं लेट हो जाऊंगी। ताकि सुमन के केस में एक पत्ता भी नहीं हुआ। ऑफिस से गायब हुई है कंफर्म। ऑफिस किसी ऐसी सुनसान जगह पर नहीं है कि किसी को कुछ पता ना चले। अगर किडनैप हुआ होता तो किसी ने तो चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी होती। सर मैंने उस एरिया के ऑटो रिक्शा वाले और चाय वालों से पूछताछ की, किसी के पास कोई जानकारी नहीं। फिर गायब कैसे हुई? सर हो सकता है वो किसी ऐसे के संग हो जिस पे हमारा शक ना हो, या वो अपनी मर्जी से गई हो। सर ये क्राइम सीन पर मिला सर, जहां सुमन गायब हुई थी। सुमन का फोन है सर, उसकी मां ने पहचान की है। खून के धब्बे। पता करो ये खून सुमन का ही है या नहीं, और ये भी कि इस फोन से कुछ मिलता है। राइट सर। भैया नाश्ता रेडी है, खा के बताओ ना कैसा बना है। तू मेरे कमरे में क्या कर रहा है? मासी जी मुझे लगा कि मेरा बटुआ शायद यहीं रह गया, तो इसीलिए मैं यहाँ आ गया। तुम्हारा बटुआ मेरे कमरे में कैसे आएगा? हाँ मासी जी, हाँ मुझे याद आ गया, वो स्कूटर का डिक्की में मासी जी, भूल जाता हूँ कभी कभी। चलता हूँ मासी जी। हेलो, देखो तुम गलत कर रहे हो।
सही क्या है गलत क्या है ये मुझे मत सिखा। तू सिर्फ इतना बता कि तू आने वाला है या नहीं। ठीक है, मैं शाम तक आता हूँ, लेकिन तब तक तुम कुछ नहीं करोगे। तुम्हारे भैया ड्रेस बहुत प्यारी है। सुमन अपने मौसेरे भाई को उसकी बुरी आदतों की वजह से अपने घर में नहीं आने देना चाहती थी, लेकिन घर से गायब होने के बाद वो उसके भाई के साथ ही रह रही थी। लेकिन ये माजरा क्या था? वो तो अपने भाई के साथ खुश लग रही थी। क्या चिराग ने ही उसे छुपा कर रखा था या फिर ये कोई और ही था जिसे सुमन अपना भाई बता रही थी? ऐसे अनगिनत सवाल थे जिनके जवाब मिलने अभी बाकी थे। सुमन के केस में पुलिस को अभी तक कोई क्लू नहीं मिला था। उधर लाश की शिनाख्त हो चुकी थी, वो प्रीति थी जो अनाथ थी, लेकिन किसी ने क्यों इतनी बेरहमी से उसकी जान ली थी? पिंक ड्रेस, सर पर हेलमेट और गिफ्ट बॉक्स में पैसे, इस सब का राज क्या था? भैया आज अच्छे से बंधी है ना टाई? ये ले, इतना तो काफी होगा ना? अबे कहाँ से हाथ मारा तूने? अरे आम खा, उठली ना गिन। माल निकाल मेरा। मान ला। अपनी माँ की बिल्कुल भी फिक्र नहीं किया तुझे, बिल्कुल याद नहीं आती तुझे। बैग। सर प्रीति कॉल सेंटर में काम करती, उसके ऑफिस से हमें कोई जानकारी नहीं मिली। कोई निजी ऑफिस में रंजिश भी नहीं थी सर। उन्हीं का मकसद डेफिनेटली सिर्फ खून करना तो नहीं था, फिर और क्या हो सकता है? क्या कि हमसे डेफिनेटली कुछ छूट रहा है। पता करो किसी और पुलिस स्टेशन में ऐसा कोई केस रिपोर्टेड है। भैया भैया क्या हुआ है? आप रो क्यों रहे हैं भैया? भैया बताइए ना क्या हुआ है? क्या है? भैया प्लीज मुझे बताइए ना क्या हुआ है? भैया प्लीज बोलिए ना भैया। भैया प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। भैया नहीं नहीं भैया प्लीज छोड़ दीजिए। 7-8 साल पहले मेरे भी सर्कल में एक ऐसा ही केस आया। विक्टिम का नाम गीता था, उम्र 17 साल। सड़क के किनारे ऐसे ही पेड़ से सटाकर उसकी लाश को रखा गया था। बॉडी की कंडीशन लगभग ऐसी ही थी, सिर्फ विक्टिम का चेहरा नहीं बिगाड़ा गया था, जैसे आपके केस में विक्टिम प्रीति के साथ किया है। लड़की 15 दिन से गायब थी। हमने लड़की के माँ बाप, दोस्त और पड़ोसियों से बात की। इतना पता चला कि वो अक्सर एक लड़के से मिलती थी। हमने उस लड़की को ढूंढ लिया, पर मुझे नहीं लगता कि आपके केस में वही लड़का काम कर रहा है। खूनी पकड़ा है? हाँ। क्या हुआ साहब? आप लोग यहाँ? आप राजू को बुलाइए, वही बताएगा। क्या किया राजू ने? राजू की एक फ्रेंड थी गीता, उसका मर्डर हुआ है। राजू? राजू? साहब तुमने मारा गीता को?
बहुत कोशिश की पता करने की कि आखिर उसने गीता को क्यों मारा, पर उसने कभी मुंह नहीं खोला। बाल सुधार गृह में भी चुपचाप बैठा रहता था, वो किसी से बात नहीं करता था। और एक दिन पता चला कि वो वहां से भाग गया। क्यों रे भाग क्या है तू यहाँ? चल जा यहाँ से, जा निकल घर से, निकल मेरे घर से। मत कर। अगर पुलिस नहीं आई तो मैं तुझे मार डालूंगी। माँ मर चुकी थी और राजू माँ का खून करके भाग चुका था। एविडेंस जब्त ये करो। केस काफी सुर्खियों में था। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये काम किसी ऐसे क्रिमिनल का है जिसने अखबारों में पढ़ के राजू की मॉडस ऑपरेंडी को फॉलो किया और इस मर्डर को अंजाम दिया। राजू आप कहाँ हैं? मेरा तबादला हो गया था, पर जैसे उसके बारे में कुछ पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू जी। आखिर वो कौन है जो राजू की मोडस ऑपरेंडी 8 साल बाद फॉलो कर रहा है? अभी के केस में प्रीति का चेहरा भी बिगाड़ दिया है ताकि उसकी पहचान ना हो सके। ये क्रिमिनल राजू नहीं लग रहा है, बस हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा करो, राजू का एक स्केच बनवाओ। ये फोटो 8 साल पुराना है, पता करते हैं कि अब कैसा दिखता है। शायद कोई क्लू या इन्फॉर्मेशन हाथ लगे। तब तक ऑफिसर राजू की और इन्फॉर्मेशन निकाल ही लेंगे। ये पक्का ऐसे ही दिखता होगा? हाँ सर, ऐसा ही दिखना चाहिए। ठीक है, फटाफट इसके प्रिंट आउट निकलवाओ और प्रीति के ऑफिस वालों से पूछताछ करो कि उन्होंने इसे कहीं आसपास देखा है। वो तूने भागने की कोशिश की ना, मैं तेरी माँ को मार नहीं, मैं प्लीज मेरी माँ को कुछ मत करना। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। तो ये प्रीति के बिल्डिंग का वॉचमैन। देखो इसे, पहचानते हो? देखा है साहब। कौन से ऑफिस में काम करता है? प्रीति के? सब प्रीति मैडम के ऑफिस में तो नहीं, पर हाँ तीसरे माले पे शायद किसी ऑफिस में काम करते थे। करता था मतलब? काम कब छोड़ा? काम छोड़ा नहीं छोड़ा वो नहीं पता, पर काफी दिन से देखा नहीं इनको। ठीक है, जाओ। इसका मतलब किसी और ऑफिस में काम करने के बहाने प्रीति पर नजर रखे हुए थे और उस रात मौका मिलते ही उसने प्रीति को उठा लिया। पता लगाओ कौन से ऑफिस में काम करता था और उसका एड्रेस निकलवाओ। और ये भी पता लगाओ कि ये वही राजू है ना जिसने 8 साल पहले भी मर्डर्स किए थे। यस सर। सर हाँ त्यागी, राजू के ठिकाने का कुछ पता चला? सर खबरियों को काम पे लगा दिया है, जल्दी पता चल जाएगा। मैं कमी सर? आइए, बैठिए। सही टाइम पर आए। राजू की बात चल रही थी, कुछ पता चला? हाँ पता चला। कहाँ है वो? राजू मर चुका है। बालगृह से भागने के 6 महीने बाद ही एक एक्सीडेंट में। ऐसे कैसे? प्रीति की ऑफिस की बिल्डिंग से जो आया था उसने पहचाना था उसे? फॉरेन ब्लाउज। जी सर। तुमने तो कहा था कि तुमने इसे ऑफिस की बिल्डिंग में देखा था। हाँ ऐसा ही लगते थे तो। ठंडे दिमाग से सोच के अच्छी तरह देख के बताओ। सर इस केस में कुछ सही से समझ में नहीं आ रहा है सर। सर पता नहीं सर, कुछ कंफर्म नहीं बता सकते सर। ठीक है, जाओ। कभी कभी ऐसा होता है, स्केच 100% मैच नहीं होता और लोग कंफ्यूज हो जाते। खैर एक बात तो हमें पता चल गई कि राजू मर चुका है। सर अगर राजू मर चुका है तो ये कौन है? वही तो पता लगाना है कि ऐसा कौन है जिसको राजू के बारे में इतना सब कुछ मालूम था। हूबहू वैसे ही मर्डर। सर कहीं उसका जुड़वा भाई तो नहीं है? नहीं, उसका कोई भाई नहीं था। ये तो वही कर सकता है जो राजू को बहुत अच्छे से जानता था, जिसे राजू के सारे राज पता था। कोई बहुत करीबी या रिश्तेदार, या फिर 6 महीने में बना हुआ कोई नया दोस्त। लेकिन कोई ऐसा करेगा क्यों? सर गीता 17 साल की थी जब उसका मर्डर हुआ और सुमन की उम्र 23-24 साल। थोड़ा फर्क है सर। लेकिन सुमन और प्रीति की उम्र में कोई फर्क नहीं था, दोनों लगभग एक जैसी थी। जी सर। और गीता की मौत 8 साल पहले हुई थी। उस वक्त राजू 15 साल का था। जो ये कर रहा है वो राजू से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो है कौन? मुकुल, चिराग या फिर कोई और? पता लगाओ इन लोगों का राजू से कोई कनेक्शन है या था। जो उसके दोस्त थे 8 साल में, उन सब के बारे में पता करो। उसने प्रीति को 30 दिन अपने पास रखा और उसके बाद 30वें दिन उसे मार दिया। कहीं सुमन के साथ भी ऐसा कुछ ना करे।
सुमन के फोन पे जो खून के धब्बे थे वो सुमन के ही थे सर। ठीक है, पता नहीं वो और कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब करेगी। और एक बात सर, ये मुकुल मिश्रा के कॉल रिकॉर्ड्स देख रहे थे, अक्सर इन नंबर्स पे बात होती है सर, और ये सारे नंबर हिस्ट्री शीटर्स के हैं। उठा लो इन सबको और मुकुल को भी। जी सर। इस केस में पुलिस की हर मुमकिन कोशिश अब तक अपने अंजाम पर नहीं पहुंची थी। कहीं पुलिस को कोई गुमराह तो नहीं कर रहा था, कोई ऐसा जिस पर पुलिस को शक करने की कोई वजह ही नहीं हो सकती थी। आखिर कौन था वो शख्स? इस साल 23 बरस की प्रीति सिंह की लाश मिली, सर पर हेलमेट, बदन पर नए कपड़े और गिफ्ट बॉक्स जिनमें पैसे थे। अभी हाल ही में पता चला है कि पुलिस 8 साल पहले हुए गीता यादव के कत्ल के केस से प्रीति सिंह के खून के साथ सुमन अग्रवाल के केस को जोड़कर देख रही है। हमारे सोर्सेस के हिसाब से अब तक इस केस में पुलिस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और लोगों के गुस्से और सवालों से बचने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़ रही है। पर सवाल यह है कि क्या 23 साल की प्रीति सिंह को इंसाफ मिल पाएगा या फिर बहुत सारे केस की तरह यह केस भी ठंडे बस्ते में पड़ा रह जाएगा। चिराग, ये तो फिर से नशा कर रहा है। सुमन सच कहती थी, तू कभी नहीं सुधरेगा, तू इस घर में रहने के लायक ही नहीं है। निकल यहां से। ए बुढ़िया! अरे तो मुझे घर से निकालेगी? तो किसके ऊपर इतना फुदक रही है? सुमन, वो तो कब का निकल चुकी है। तुझे ना मेरे साथ रहना, समझे? भैया मैं लाख कोशिशें कर लूं, आप कभी खुश ही नहीं होते मुझसे। भैया आप बताइए ना मैं क्या करूं आपको खुश करने के लिए। प्लीज भैया बोलिए ना। मैं You want to write? तुम्हारे लिए। जहाज। भैया लेकिन जाओ इधर, समझ नहीं आ रहा है? पूरे हैं? पूरे हैं, चाहो तो दिन भर। अबे भाग पुलिस! भागे तो गोली मार दूंगा। हाँ सर, मैंने ही गुंडों से सौदा किया था। सुमन को मरवाना चाहता था। क्यों? I love you। तुमको मुझसे ज्यादा अपना करियर प्यारा है। तुम एक बार इस प्रमोशन से पीछे क्यों नहीं हट जाती ताकि मुझे मिल जाए? हम साथ में खुश रहेंगे ना। क्यों? अगर प्रमोशन मुझे मिल जाता है तो इससे तुम्हें क्या दिक्कत है? मुकुल तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? किसी और से मंगनी कैसे कर सकते हो? तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। क्यों? तुम्हें तुम्हारा करियर बहुत प्यारा था ना, तो जाओ उसी के साथ जियो। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना तो मैं तुम्हारी होने वाली बीवी को हमारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। जितने भी फोटोज और वीडियोस है ना हमारे, सब दिखा दूंगी उसको, समझे? मुकुल तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? देख रहे हो मैं काम में बिजी था। और हाँ, अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या? मैंने फैसला कर लिया, कल सुबह तुम मुझे ऑफिस वाले रोड पे मिलो। लेकिन क्यों? क्योंकि कल हम शादी करने वाले हैं। शादी? लेकिन ऐसे छुप के क्यों? मम्मी को तो बता देते। देखो अभी किसी को कुछ नहीं बताना। एक बार शादी हो जाए ना, उसके बाद धूमधाम से पार्टी देंगे सब। और तुम मेरे घर वालों को तो जानती हो, अगर उनको पता चल गया तो फिर। मुकुल तुम कितने अच्छे हो ना। आई लव यू। वादा कर दिया कि शादी उसी से करूंगा। अच्छा अभी मैं चलती हूँ। पर ठीक है? बाय। फिर मैंने ड्राइवर मोहन से बात की। हाँ, कल तैयार रहना, कल वो आ रही है। कहाँ छुपा के रखा सुमन को? सर मैंने उससे अगवा किया ही नहीं सर। क्या? क्या बकवास कर रहा है तू? वो वहां पर आई ही नहीं, या पहले ही आके चली गई। देख, सच सच बता दे। सर हम सच कह रहे हैं, हम बस इससे पैसा ऐंठ रहे थे, लड़की को हमने छुआ तक नहीं सर। तुझे बहुत मारा ना मैंने। कितनी लगी है तुझे? सब लाल हो गए। इतना कोई मारता है अपनी बहन को? अब नहीं मारूंगा मैं तुझे। अच्छा तू मुझे माफ कर।
मैंने आपको माफ कर दिया भैया। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। भैया मैंने कर दिया आपको माफ। भैया मुझे दर्द हो रहा है, छोड़िए। माफ करो मुझे। मैंने किया आपको माफ, मैंने माफ कर। ठीक हो जाएगा। खीर तो पसंद है ना तुम्हें? तुम्हारे लिए बना रहा हूं। चल, अरे मैंने क्या किया मैडम? मैंने क्या किया? मुझे यहाँ सर ये क्या है? ट्रेलर। और अगर मुझे पता चला कि सुमन के गायब होने में तेरा जरा सा भी हाथ है तो उल्टा लटका कर पूरी फिल्म बना दूंगा। पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। क्या कहा था सुमन की माँ को? किसके ऊपर इतना फुदक रही है? हाँ? सुमन वो तो कब का निकल चुकी है। वो तो बस गुस्से में निकल गया। गुस्से में? अंदर डालो उसको, लेके जाओ। सर मेरी बात तो सुन सर। चिराग, मुकुल, कोई भी शक के घेरे से बाहर नहीं है। अच्छा, राजू का वो कोई करीबी पता चला जो उसके नक्शे कदम पर चलकर ये मर्डर कर रहा हो? एक मिनट सर, तेरे पिक्चर्स मिले सर, लेकिन ये उस वक्त बाल सुधार गृह में थे। ये राजू के करीबी थे? ये नहीं पता सर। पता करो, और ये भी पता करो कि कहाँ है इस वक्त। मुश्किल है पर फाइंड आउट। हेलो, जल्दी भेजो। अब देखता हूं कैसे बचता है तो। आज तो मैं अपने हाथ की खीर टेस्ट करा, इतनी बढ़िया बनाता हूं। ऐसी खीर तुमने कभी खाई नहीं होगी। बस बस बस। तो ये है वो जो राजू बन के घूम रहा है। लेकिन सर ये है कौन? एक बार हाथ लग जाए फिर खुद ही बता देगा कि इसका राजू से रिश्ता क्या है। प्ले करो। बस ये देखो, ये टैक्सी, इसका नंबर नोट करो। इस टैक्सी तक जल्द से जल्द पहुंचना होगा। सर गाड़ी लोकेशन पे पहुंच गई है जी। सर मैं सच कह रहा हूँ सर। बता प्रीति को क्यों मारा? सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा सर। फिर उसका एटीएम कार्ड तेरे पास कैसे पहुंचा? सर मैं सच कह। राजू बनने चला है, राजू की नकल करेगा। पता राजू को कैसे जानता है? सर कौन राजू? सर वही राजू जिसकी नकल करके तूने पहले बेरहमी से प्रीति को मारा और उसके बाद सुमन को मारा। सर मैं किसी सुमन को नहीं जानता सर। अच्छा, ये सुमन। सच कह रहा हूँ। बहुत शौक है ना तुझे मासूम लड़कियों की जान लेने का? मैं बताता हूँ। सर 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 वो अशोक। कौन अशोक? सर वो अशोक मुझे पैसे देता था, मैं बस उसके ठिकाने पे लड़कियों को पहुंचा देता था। उसके बाद वो क्या करता था मुझे कुछ नहीं पता सर। कहाँ मिलेगा ये अशोक? क्या खीर है? खाओ। फिर तुम्हारे लिए इतने प्यार से बनाई है। अच्छा तुम्हारा मुंह बंद है तो मैं खोल देता हूँ। मुझे नहीं खानी खीर। अब खाओ। अरे खाना प्लीज, मुझे जाना, मुझे नहीं खानी। ओ अच्छा, तुम्हारे तो हाथ बंधे हुए, तुम कैसे खा सकती हो? मैं खिलाऊं? तुम्हारा भाई तुम्हें खिलाएगा। मुझे नहीं खानी है खीर। खानी तो पड़ेगी। मुझे नहीं खानी। इतने प्यार से बनाई है मैंने। मुझे इतने प्यार से बनाई है तेरे लिए, तुझे खानी तो पड़ेगी। अशोक लेके चल। मेरी बहन है, ये मेरी बहन है। खीर खिला रहा था, लेके जाओ। मैं खीर खिला रहा था उसे। खिलाया तो नहीं? क्या कर रहे हो आप? राजू को कैसे जानता है और प्रीति को क्यों मारा? मेरा कोई परिवार नहीं है सर, मेरे को चाहिए सर राजू जैसा परिवार। विद्या, तेरी मनपसंद खीर बनाई है मैंने, गरम करके लाती हूँ। मेरा गिफ्ट? नहीं, अभी नहीं। मेरे पास तेरे लिए एक सरप्राइज है। कैसा लगा मेरा सरप्राइज?
कहाँ से सीखी तूने ड्राइविंग? दोस्त से, जिसकी ये स्कूटी है। और बिना हेलमेट बिना लाइसेंस पुलिस ने पकड़ लिया तो? अरे हेलमेट से कुछ नहीं होता। राजू की बहन चली गई वहां। हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। उसके बाद राजू ने एक नई बहन ढूंढ ली। तुम्हारे लिए इतने प्यार से बनाई है ना। ये ले, खो 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 खो। इस समय तू कहाँ है अशोक? ये तो राजू की कहानी है। मेरी कहानी है ये। मुझे भी बहन चाहिए थी। दूसरों की माँ कितना प्यार करती है और एक मेरी माँ है, नफरत करती है मुझसे। उसको लगता है मैंने अपनी बहनों को मारा है। पर अशोक, मैंने नहीं मारा उसे, मर गई थी वो। एक्सीडेंट था वो। सब ठीक हो जाएगा राजू। प्रीति गंदी लड़की थी वो। प्लीज मुझे मत मारो। नहीं नहीं। सुमन को कैसे लेके गया? जैसे प्रीति के ऑफिस के बगल वाले ऑफिस में मैं काम करने लगा, वैसे मैं सुमन के ऑफिस में भी काम करने लगा। मुझे सब पता था, वो कब आती है कब जाती है, सबकी खबर थी मुझे। हो गया ना? मैडम, आप इतनी रात को अकेले कहाँ जाएंगी? मैं टैक्सी मंगा दूं? ठीक है। मैडम जी, आप मुझे बस स्टैंड तक छोड़ देंगी? ठीक है, आ जाओ। ड्राइवर, ये कौन से रास्ते से ले रहे हो? हाईवे से लो ना। ये शॉर्टकट रास्ता है। दीदी, आप मेरे साथ घर जा रही हैं। पागल हो गए हो? गाड़ी रोको। अरे क्या क्या कर रही हैं आप? छोड़ो मुझे, गाड़ी रोको। चलो अभी। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, तू समझ ही नहीं रही थी मेरी बात। सर वो देखिए सर, मेरी बहन सर वो देखिए, मेरी बहन मुझे बुला रही है सर वो देखिए सर, आपको दिख रही है? अरे सर क्या कर रहे हैं आप? मुझे, मेरी बहन है सर, मुझे बुला रही है वो। मैं आ रहा हूँ, मैं समझाता हूँ, मैं समझा रहा हूँ। अच्छे लोग हैं। क्या करना है सर? उसको मानसिक उपचार के लिए भेजना पड़ेगा। सर आ रहा हूँ सर, प्लीज सर, मेरी बहन मुझे बुला। एक मानसिक रूप से बीमार शख्स को कभी कभी उसका परिवार समझ नहीं पाता और मरीज को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सुमन को उसके गायब होने के 30वें दिन बचा लिया गया। मुजरिमों की मॉडस ऑपरेंडी के हिसाब से 30वें दिन उसका खून होना था। सुमन भाग्यशाली थी, पर बदकिस्मती से प्रीति सिंह और गीता यादव जैसी विक्टिम इस घिनौने जुर्म का शिकार बन बैठी और उनकी जान चली गई। दिल्ली पुलिस की तारीफ करनी चाहिए कि उसने काफी मशक्कत के बाद इस केस को सुलझा लिया, वरना नामालूम कितनी और मासूम लड़कियों की जान जाती। कहते हैं एक सुरक्षित समाज के लिए चाहिए सतर्क पुलिस और जागरूक नागरिक। अगर इन दोनों में संवाद का रिश्ता कायम हो जाए तो जुर्म कम हो जाए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। जय हिंद। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। ऐसा लग रहा है जितनी तरक्की साइंस और टेक्नोलॉजी कर रही है, मानवता और इंसानियत उतनी ही पिछड़ती जा रही है। हमारे 30 दिन 30 केसेस की श्रृंखला में ये केस
इसी बात का सबूत है। ये शर्म की बात है कि हमारे देश में हर 16 मिनट में एक लड़की का रेप होता है। एनसीआरबी के 2019 के आंकड़ों के मुताबिक इंडिया में हर रोज 88 रेप के मामले होते हैं, यानी एक साल में 32,033 रेप। ये आंकड़े दहलाने वाले हैं और इससे भी अफसोस की बात ये कि आंकड़े साल दर साल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वैसे ये वो केस हैं जो रजिस्टर्ड हुए, लेकिन ऐसे रेप के न जाने कितने ही केस हैं जो कभी दर्ज ही नहीं हुए। पैसे और पावर की वजह से ऐसे केसों को दबा दिया गया। ए विद्या, छाछ बनाओ, हमारे लिए पेट गर्म हो रहा है हमारा। इतनी चाट खाओगे तो यही होगा ना, खुद बना लो, मेरा सर दर्द हो रहा है। सारा दिन लैपटॉप में घुसी रहती हो, मेरा लैपटॉप तो दुखेगा है ना। लैपटॉप वापस दो मेरा। अरे देखें तो इसमें पढ़ती भी हो या चैटिंग वेटिंग में ही लगी रही। अरे वाह वाह वाह, कहा अक्षर भैंस बराबर, जैसे तो तुम्हें समझ में ही आ जाएगा। मेरा लैपटॉप वापस दो। 2 गज लंबी जबान हो गई तेरी। जब देखो झगड़ते रहते हो, देंगे एक जाफड़ दोनों को। ए बिनिया के अम्मा, हम मंडी होके आते हैं। अरे सुनिए, आलू लेते आइएगा, भूलिए। हाँ हाँ ठीक है। अरे लड़के, तू तो जा रहा है? दोस्त से मिल के आ रहा है। तेरे दोस्त की। चलो अम्मा, अब हम भी चलते हैं। कहाँ चलती हूँ? अरे क्लास मिस हो गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा। वैसे भी भैया बाबा है नहीं घर पे, तो झट से गई फट से आई। तो आप सबने अपना नाम लिखना और साइन करना सीखा? अरे साइन करना मतलब हस्ताक्षर। तो दिखाएं फिर सभी लोग। बढ़िया सीता जी। कमला भाभी, आज आपने फिर से होमवर्क नहीं किया। अरे ये तो बड़ी निकम्मी है। टीचर जी, मैंने सब कुछ किया। दादी बहुत अच्छे, लेकिन आज आपने अपनी बहू को सीधा निकम्मा बोल दिया। मुझे पता है आपने ही इन्हें काम पे लगाया होगा, है ना? सही कहा बिंदिया, छुट्टी कहीं की। अरे अरे लड़ना बंद करो आप दोनों। कमला भाभी, आज आप यहीं बैठकर अपना काम पूरा करेंगी, और दादी ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है विद्या। चलिए, तो बाकी लोग जितना अभी तक पढ़ाए हैं आप सभी लोग दोबारा से लिखेंगे और खत्म करेंगे, ठीक है? मैं चलती हूँ। अम्मा, वो लीला काकी के यहाँ भी नहीं है। वहां भी नहीं है? फिर कहाँ चली गई बिनिया? 1000 बार समझाया तुझे, बिनिया को बाहर जाने मत दो, मत दो। खड़ा खड़ा मुंह क्या ताक रहा है? जाओ ढूंढो उसे। हम पे क्या चिल्ला रहे हो? गई होगी कहीं आवारागर्दी करने। लगाए एक झापड़। बहन है तुम्हारी, काय उल्टा सुल्टा पक रहे हो? अम्मा मुंह मत खुलवाओ हमारा, तुम्हें बिगाड़ी हो उसको, इसलिए ये दिन देखना पड़ रहा है। भाऊजी, भाऊजी, वो बिंदिया गांव के बाहर पड़ी है, हालत बहुत खराब है। अम्मा, अम्मा, अम्मा। बिनिया! 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 बिनिया कौन? ये सब क्या हो गया? कैसे हुआ? अरे कौन किया मेरे बिनिया के साथ ये सब? डॉक्टर साहब! डॉक्टर साहब! क्या हुआ? डॉक्टर साहब, हमारी बिटिया को बचा लीजिए। इसका हालत बहुत खराब है डॉक्टर साहब। वीरू, स्ट्रेचर लेकर जल्दी। देखिए बच्ची की हालत बहुत खराब है, मैं इलाज शुरू करता हूँ, लेकिन ये पुलिस केस है, आप लोग पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। ठीक है सर। आप इलाज कीजिए। जल्दी करो, जल्दी। तुम लोग यहीं रुको, हम थाने होके आते हैं। चलो। क्या लगता बेटा? चलिए।
बलात्कार? कैसे पता बलात्कार हुआ है? साहब हम औरत है, हम देख के बता सकते हैं कि गलत काम हुआ है हमारी बिनिया के साथ। अपनी मर्जी से किसी के साथ कर रही होगी, कुछ गड़बड़ हो गया होगा, बहने लगा खून। नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? हमारी बिनिया ऐसी नहीं है। साहब ये आपका लिट्टी चोखा। साहू आज शुक्रवार है, माता जी का उपवास है, ये खिला के पाप करवाओगे क्या? लेके जाओ। साहब हम हाथ जोड़ते हैं साहब, रपट लिख लीजिए, कार्रवाई कीजिए साहब। देखने में तो ठीक ठाक ही है, 4-6 लौंडा फंसाई होगी मजा मारने के लिए, गिफ्ट के लिए तो धंधा करवाते थे। अरे नया जूता है भाई, खराब करिएगा क्या? ऐसा हो? जी सर। जाके देखो क्या मामला है, और हाँ अगर जरूरत पड़े तो ही स्टेटमेंट लेना। जी सर। चलिए सर। देखकर तो लग रहा है रेप हुआ है, बट अभी कंफर्म कुछ बोल नहीं सकते। लड़की की हालत बहुत खराब है, इंटरनल इंजरीज हैं, पूरे बॉडी पर चोट के निशान है। लड़की को बुरी तरह से मारा पीटा गया है। अच्छा डॉक्टर साहब इनका स्टेटमेंट ले सकते हैं अभी? नहीं, अभी नहीं। कुछ भी कीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। देखिए रामचरण जी, आप समझ नहीं रहे हैं, हमारे पास वो इंतजाम नहीं है जो हमें चाहिए। जितना हमसे हो पा रहा हम कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं आपकी बेटी को बचाने की। बाय अम्मा, आते ही घंटे में। अभय जी कह रही थी सर दुख रहा है, अब कहाँ जा रही है? अरे सर तो दुख रहा है, लेकिन गांव की औरतों की पढ़ाई का नुकसान भी तो नहीं कर सकते। अच्छा चलो, अभी सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे, ठीक है? लव यू। हम भी तुमको वही वो लभुट्टू क्या जल्दी। बाय। डॉक्टर साहब हम आपके पाँव पड़ते, हमारी बिटिया को बचा लीजिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिटिया को बचा। कल रात एक बेटी के मजबूर और लाचार माता पिता का फोन आया। वो अपनी बेटी के लिए ना सिर्फ न्याय की गुहार कर रहे थे, अपनी बेटी के लिए सही इलाज। कितना बार बोले हैं कि जब हम पी रहे होते हैं तो हमारे आसपास मत आया करो। अरे हम न्यूज देख रहे हैं तो इसमें क्या परेशानी है आपको? बताएं क्या परेशानी है, बताएं क्या परेशानी हो रही है? गांव की 19 साल की मासूम लड़की अपने घर से बाहर निकली, अपने गांव के कुछ गरीब बच्चों को ट्यूशन देने। अपने ही गांव के खेत में उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई। हालांकि बलात्कार की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, पर ये माना जा रहा है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। हम कुछ ही देर में दसिया गांव पहुंचेंगे। चलो साले लफंगे आ जाते हैं साले। हमारी बिनिया इंटर कॉलेज के परीक्षा में पूरे जिला में अव्वल आई रही, तो सरकार को लैपटॉप इनाम में दे रही। बिटिया इतनी गांव को होनहार बच्चे हैं कि अपने लैपटॉप से सारे किसानों को कर्जा दिलाती है। मदन लाल जी, आपका लोन अप्रूव हो गया है, आप चिंता न करें, पैसे कल ही आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। थैंक यू थैंक यू। अरे काका, बिटिया बेटिया तूने तो हमारा टेंशन ही खत्म कर दिया, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। अरे काका कांग्रेचुलेशंस। अभी अभी मिली ताजा जानकारी के अनुसार एसआईटी की टीम दसिया गांव के लिए निकल चुकी है। जैन साहब, जैन माँ को स्वागत है साहब। आई चांद, अगर तुम अपना काम ईमानदारी से करते हो, स्वागत और सैल्यूट की जरूरत ही नहीं पड़ती। साहब आप ड्यूटी ही तो कर रहे हैं, अब बलात्कार का रिपोर्ट सिर्फ इसलिए तो नहीं लिख सकते ना कि लड़की की माँ को लग रहा है कि बलात्कार हुआ। वो तो डॉक्टर बलात्कार का रिपोर्ट नहीं दे रहा है, लड़के बयान नहीं दे रही है, फिर भी 24 घंटे के हवलदार को तैनात किए हैं। अब इससे क्या करेंगे बताइए? हम लड़की को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर आप देख ही रहे हैं कितना बड़ा हॉस्पिटल है। लड़की की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, पेट में स्प्लीन ब्रेक हो गया है, खून जम गया है। हमने पेट के खून को साफ करने के लिए ऑपरेशन भी किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लड़की के बचने के चांसेस बहुत कम है। देखिए, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमने डॉक्टर से बात की है, बिंदिया की हालत जैसी थोड़ी ठीक होगी उसे पटना के बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देंगे। और हाँ, आप लोगों की कंप्लेंट हम अभी लिख रहे हैं और जल्दी से जल्दी कार्रवाई शुरू करेंगे। अमिनी, इन लोगों की कंप्लेंट लिखो। जाइए। ये लोकल पुलिस के कारनामों की वजह से ये मामला बहुत बिगड़ चुका है, इसलिए हमें जल्द से जल्द रिजल्ट देना होगा। मामला बहुत सेंसिटिव है, ध्यान से काम करना। सर, 16 सितंबर को बिंदिया यहीं पर गांव वालों को पड़ी मिली थी, ऐसा उसके माँ बाप और गांव वालों का कहना है। लेकिन जब आप लोगों ने क्राइम सीन विजिट किया था तो एविडेंस तो इकट्ठे किए होंगे ना?
सर चौहान साहब के हिसाब से तो कोई केस ही नहीं बनता है, तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या है क्या नहीं है। डिस्गस्टिंग। क्राइम को इतने दिन हो चुके हैं, अगर कोई सबूत छूटा भी होगा तो अब तो मिलना मुश्किल है, और हो सकता है इतने दिनों बाद ये क्राइम सीन की शक्ल ही बदल गई हो। सर एक मिनट सर, ये देखिए शायद खून है, हो सकता है बिंदिया का। हाँ हो सकता है, लेकिन सिर्फ इतना सा खून? सुमित, जिस तरह से बिंदिया के साथ मारपीट की गई, सिर्फ इतना खून गिरे बात मुश्किल है। कंफर्म है कि उसके साथ ये मारपीट या शायद रेप भी कहीं और हुआ है। उसे यहाँ लाकर सिर्फ डंप किया गया है जिससे सबूत मिट जाए। हमें उस जगह का जल्दी से जल्दी पता लगाना होगा, वरना हो सकता है वहाँ से भी सारे सबूत मिटा दिए गए हों। तो सर जिस तरह से इस केस ने मीडिया में हाइप ली, पूरी तरह से मुमकिन है कि जिन्होंने भी ये किया है या तो फरार हो गए हो या फिर अंडरग्राउंड। जी कहिए। अरे आप कहाँ आ गए सर? ये तो लोकल मैटर है, हम लोग संभाल लेंगे, आप लोग जाइए। देखो चौहान, मुझे तुम्हारी काबिलियत पे पूरा भरोसा है, लेकिन जब हम यहीं हैं तो हम इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। वैसे भी तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। वो देखो साहू सर, साहब के साथ रहो। जी सर, इनका नाम मंसूर अहमद है, यहीं अपना घर से क्लिनिक चलाते थे। ये सब गांव वाला लोग इनका लाश देखा तो हम लोग को बताया। इनका बॉडी के पास से हमको सर बैग, पर्स, मोबाइल, चाबी मिला है, लेकिन मर्डर वेपन कुछ नहीं मिला है सर। इनकी किसी से कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा वगैरह था? अरे नहीं सर, उल्टा गांव में बड़ा नाम था इनका, गांव वाला लोग बड़ा इज्जत करता था। रात को भी पेशेंट आ जाना सर तो कभी मना नहीं करते थे। इनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया? फैमिली में तो कोई है नहीं सर, शादी किए नहीं थे, अकेले रहते थे। ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और मोबाइल डिटेल्स भी निकालना। सर सुमित, इनके घर का चक्कर लगा के आते हैं। ठीक है सर। ये रहते कहाँ थे? सुमित सर इधर आओ, ये देखो, ऐसा लग रहा है जैसे खून के निशान है। फॉरेंसिक टीम बुलाओ और ये एविडेंस कलेक्ट करो। जी सर। हो सकता है किसी पेशेंट को? नहीं भी हो सकता। राइट सर। सुमित सर, वो देखो सीसीटीवी कैमरा, उसकी फुटेज निकलवाओ। थोड़ा दूर है, शायद अपने काम की हो। राइट सर। अरे क्या कर रही हो तुम ये सब? हाँ, अरे सब्जी काट रहे, खाना बनाएंगे। अरे तो तुम्हारे हाथ में तो एक चोट लगी है कल ही ताजा ताजा। अभी ये सब छोड़ो, ऐसे सब्जी नहीं काटोगी तुम। तब कैसे काटेंगे जी? देर हो रहा है हमको, तुम्हारे बाबू आने वाले हैं और तुम्हारे भाई से ना 2 मिनट भी भूख बर्दाश्त नहीं होता है। अरे सुनो तो सही, इधर बैठो, हम तुम्हारे लिए कच्चे लाए हैं, ये देखो। टीका लेके आई है? अरे ये को कहते हैं सब्जी कटर। हाय हो, ये तो कौन अंग्रेजी मशीन है। और ये बहुत आसान है, तुम्हारा अचले से हाथ नहीं कटेगा। मेरा एक चोट नहीं बर्दाश्त कर पाती थी, तुम्हारा इतना सारा चोट कैसे बर्दाश्त करे बेटा? सर, हाँ, डॉक्टर अहमद के घर के सामने जो सीसीटीवी कैमरा है उसकी फुटेज मिल गई। दिखाओ। ये देखिए सर, डॉक्टर अहमद के बॉडी मिलने के करीब 1 घंटे पहले, मतलब दोपहर 3:30 बजे तो अपने घर से निकलते हुए नजर आ रहे। कुछ भी सस्पिशियस नहीं है, सब नॉर्मल है। सर हमने इसके पहले की भी फुटेज चेक की, तो 16 तारीख जिस दिन बिंदिया के साथ हादसा हुआ था उस दिन की फुटेज देखी।
चेहरा क्लियर नजर नहीं आ रहा। लड़की को देखो और इसके कपड़े, लगता बिंदिया ही है। क्यों? क्योंकि बिंदिया की माँ ने बताया था कि हादसे वाले रोज बिंदिया इसी टाइप के कपड़े पहने थी। जी सर। और ये दोनों लड़के, ये कौन है? हेलो, अच्छा ठीक है, हम पहुंचते हैं। चलो हॉस्पिटल चलते हैं, बिंदिया को होश आ गया है। जब से होश में आई है ऐसे ही, कोई मोमेंट नहीं है, ना बॉडी में ना ही आंखों में। डॉक्टर साहब कहना है? हाँ यार। बिंदिया, बेटा बिंदिया, अगर मुझे सुन रहे हो तो बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था उस दिन? बोलो बेटा, क्या हुआ था? बोलो बेटा, क्या हुआ था उस दिन? एक मिनट। फिर बेहोश हो गई। देखिए, मुझे लगता नहीं कि आप कोई कुछ बता पाएंगे, क्योंकि फिजिकल इंजरीज के साथ मेंटल ट्रॉमा भी है। अब ये बिंदिया के माँ बाप की कंप्लेंट तो हमने ले ली है, पर अभी भी यकीन से नहीं कह सकते कि उसके साथ रेप हुआ था या नहीं। सर, बिंदिया ने उस दिन जो कपड़े पहने थे उसका एक टुकड़ा मिसिंग है, वो अब तक नहीं मिला है। बाकी के कपड़ों को फोरेंसिक के लिए भेज दिया। गुड। मोबाइल डिटेल्स का क्या हुआ? सर, वो चेक किए, कॉल रिकॉर्ड्स में कोई भी सस्पिशियस नंबर नहीं मिला है, और मोबाइल लोकेशन के मुताबिक वो गांव से 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर कभी गई नहीं। अच्छा, अब इस केस में हमारे पास एक ही इन्फॉर्मेशन है कि बिंदिया के केस का डॉक्टर अहमद के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो है, क्योंकि हादसे वाले दिन वो दोनों लड़के बिंदिया को डॉक्टर अहमद के पास ही लेकर आए थे। किस लिए लाए होंगे, क्या हुआ होगा? और फिर देखो, 5 मिनट बाद ही वो दोनों लड़के बिंदिया को लेकर उसी ऑटो में वापस भी चले गए, और ले जाने के काफी देर बाद बिंदिया उस हालत में मिली। क्या हुआ होगा? सर, ये भी तो हो सकता है कि डॉक्टर अहमद को इसलिए मारा हो क्योंकि वो जानते थे कि बिंदिया के साथ उस दिन क्या हुआ। कातिल को ही डर हो कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, इसे डॉक्टर अहमद को मार दिया हो। बिल्कुल हो सकता है, कातिल को तो हमेशा ही ये डर होता है, लेकिन इस केस में आगे बढ़ने के लिए उन दोनों लड़कों और ऑटो ड्राइवर का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। लेकिन उन्हें पकड़े कैसे? सुमित, एक तरीका है उन दोनों लड़कों तक पहुंचने का। वो डॉक्टर अहमद के घर के बाहर वाली सीसीटीवी फुटेज है ना, वो निकालो। सर, दिख ही नहीं रहा है कुछ। सर, नंबर प्लेट बहुत धुंधला है, कुछ क्लियर नजर नहीं आ रहा, सब पिक्सेलेट हो गया। वही ना, एक तरीका है, शायद काम कर जाए। इस फुटेज को ना एक्सपर्ट के पास भिजवाओ, उससे बोलो कि इसका रेजोल्यूशन बढ़ाए, शायद ये ऑटो का नंबर दिख जाए। सर, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाथ लगी। सर, बिंदिया के परिवार में पहले से कुछ टेंशन चल रही थी। उसके भाई बेसेसर ने उसके साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार मारपीट की है। साहब, ऐसा कोनो बात नहीं है, जो आपको बोला है वो गलत बोला है। तो सही तू बता दे, तूने बिंदिया को क्यों मारा? वो भी एक बार नहीं, कई बार। अब हम कई बार नोटिस में लिए थे, उस सड़क पे लड़का लोग के साथ में खींची करके दांत चिरिया के बात करती थी, इसलिए उसकी भलाई के लिए उसको 2-4 चापड़ मार दिए थे। मत, तुम बीच में मत बोलो। हर पढ़ाई के नाम पे लड़का लोग के साथ में खींची करती रहती है। अब ना रहेगा किताब और ना जाएगी ये बाहर। अच्छा, उसकी भलाई के लिए उसे मारा? ये हमारा गांव है, आपका शहर नहीं है कि सब लड़का लड़की बेशर्मी की हद पार कर दे। गांव का अपना कुछ मर्यादा होता है, सब लड़की को इसका ध्यान रखना चाहिए। कहीं आपके गुस्से और सबक सिखाने का नतीजा तो नहीं है कि बिंदिया की ये हालत है? भगवान का भय रखिए साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? बाप है मुझके। और तुझे क्या लगता है कि मर्यादा में रहने का सारा ठेका सिर्फ लड़कियों ने लिया हुआ है? हेलो, जब तूने उसे 2-4 थप्पड़ मारे और उसे बात समझ में नहीं आई
तो तूने उसे बड़ा सबक सिखाने की सोची। साहब हम झापड़ मारे सो बता दिए और कुछ नहीं किए हैं। और ये बात भी सच है, हमारी बहन के साथ में जो ये हाल किया उसका तो कुछ खोज खबर मिल नहीं रहा है, उल्टा हम ही पे सारा कार्रवाई चल रहा है आपका। सर ऑटो के नंबर से ड्राइवर का पता चल गया है, उसकी लोकेशन भी ट्रेस हो गई। ये ऑटो तेरा? जी साहब, ये ऑटो हमारी है। 16 सितंबर को तेरे ऑटो में 2 लड़के एक लड़की को लेकर डॉक्टर अहमद के यहाँ गए थे या नहीं? हाँ साहब, गए थे। वो पूरा किस्सा बता। साहब वो दिन ना गांव के पीछे वाले रास्ते से जा रहे थे तो 2 लड़का हमारा रिक्शा रुकवाए। एक और लड़की था साहब, उसको हमारे रिक्शा में बिठाए के बोले कि डॉक्टर अहमद के यहाँ घर पे ले चलो। हम साहब उनको वहाँ ले गए थे। थोड़ा टाइम के बाद फिर वो बाहर आए तो बोले कि जहाँ से उठाए वो गांव के पीछे वाला रास्ता, वहीं हमें छोड़ दो। साहब हम उनको वहाँ छोड़ के आगे बढ़ गए थे। बाकी अम्मा कसम साहब हमें कुछ अरे अपनी राम कहानी बंद करना। लड़की की हालत कैसी थी? वो लड़की का हालत ठीक नहीं था साहब, जैसा बेहोश रहता ना साहब वैसा था वो लड़की। उन दोनों लोगों को जानता है? नहीं साहब, हम नहीं जानते उन्हें। अरे देखेगा तो पहचानेगा? जी साहब, पहचान लेंगे। सुमित, स्केच आर्टिस्ट बुलाओ। देखो तो ये लड़का लोग को पहचानते हो? हाँ साहब, खूब पहचानते। ये दोनों लफंगा दिन भर वहाँ घूमते रहते हैं। उस दिन हमारे घर में झांक रहे थे। अच्छा, कहाँ मिलेंगे दोनों? साहब वो गली के आगे आखिरी मकान के सामने, और दिन भर सारे खटिया तोड़ते रहते हैं वहीं पे। ठीक है साहब हमारा नाम सुभाष झा और ये मोती शुक्ला। क्यों, इसके मुंह में जबान नहीं है या कहीं का नवाब है जो अपना नाम नहीं बता सकता? साहब हम बोलने ही वाले थे, उससे पहले ही बोल दिया। ठीक है, तो अब बता, तू ही बता, बिंदिया यादव को कैसे जानते हो तुम दोनों? साहब पर्सनली तो नहीं जानते साहब, लेकिन उस दिन हम गांव के पीछे वाले रास्ते से जा रहे थे हम दोनों को। यार साला बहुत तेज गर्मी पड़ रही है बे। हाँ भाई, आराम करते। चल 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 चल। कुछ आवाज आ रही है रे, इधर से आ रही है रे। देख अभी जिंदा है बे। लेकिन इसका हाल कौन किया होगा ऐसा? कौन फेंका होगा इसको यहाँ? अबे जब तक जासूस बनोगे मर जाएगी बेचारी। आओ डॉक्टर के पास लेके जाते। उठा उठा। भैया 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 भैया, अरे क्या हुआ भैया? भैया डॉक्टर के पास ले जाना भैया। हम उसको डॉक्टर अहमद के पास ले गए, पर वहाँ देखे कि अरे ये कोई नॉर्मल केस नहीं है, ऐसे कैसे इलाज कर दूं? तुम लोग कह रहे हो कि पहचानते तक नहीं हो इसको, फैमिली वाले को लेके आओ, नहीं तो हॉस्पिटल लेके जाओ। मैं बेकार में किसी झंझट में फंसना नहीं चाहता। गजब करते हैं भाई, डॉक्टर है ना, शपथ लिए हो ना, थोड़ी तो शर्म कीजिए। आप लड़की की हालत देख नहीं रहे, कैसे हाथ मरी है? आप इलाज शुरू कीजिए, फैमिली की चिंता आप मत कीजिए, हम ढूंढते हैं। नहीं, बिना फैमिली की इजाजत के मैं इलाज नहीं कर सकता। चल सुभाष, सब झोला छाप डॉक्टर हैं यहाँ पे। पहले लगा डॉक्टर चंपक आदमी है, फिर बाद में समझ में आया सही तो कह रहा है। जान ना पहचान हम टांग अड़ा रहे उसमें तो हमने उस लड़की को उठाया और वही छोड़ाया जहाँ से उठाए थे। अब बाद में मैं टीवी पे देखा तो पता चला कि बहुत बड़ा बवाल कटा है, तो हम दोनों डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे थे ताकि फंस ना जाए। हमें नहीं मालूम था कि इतना बड़ा कांड हुआ है साहब। कांड हुआ या तुम लोगों ने किया है? पहले उस लड़की की इतनी बुरी हालत की और अब झूठी कहानी सुना रहे हो? बोले थे ना तुमको, और बनो मसीहा, खुद तो फंसे, हमको भी फंसवा गए तुम। हम तो बस वो लड़की की मदद कर रहे थे, हमने कुछ नहीं किया। दामिनी सब दोनों का डीएनए टेस्ट कराओ। चलो। जब तक केस सॉल्व नहीं होता गांव छोड़कर नहीं जाना है। ठीक है सर। सर ये दोनों साधु है या शैतान कहना मुश्किल है। सुमित, इन दोनों पर नजर रखवाओ और जहां से इन दोनों ने बिंदिया को ऑटो में बिठाया था उस एरिया में पूछताछ करो। हो सकता है कोई एविडेंस, कोई क्लू मिले। सर पुलिस को अब तक गांव वालों से कोई क्लू नहीं मिला था। मोती और सुभाष का दावा था कि वो बिंदिया को बचाना चाहते थे और बिंदिया का अपना भाई उसे पीटता था। पर इस सब में डॉक्टर की मौत एक बहुत बड़ी गुत्थी थी, शायद जिसको सुलझाने के बाद ही बिंदिया के कातिलों तक पहुंचा जा सकता था। सर सुभाष और मोती ने बिंदिया को जिस एरिया से रिक्शा में बिठाया था सर, वहां पे जाके चेक किया, काफी सुनसान एरिया है।
किसी ने ना कुछ देखा ना कुछ सुना। मतलब ये सुभाष और मोती जो बोल रहे हैं वो सच है या झूठ कंफर्म नहीं हुआ? नहीं सर। ठीक है, दोनों पे नजर बनाए रखो सर। और हाँ, ये बसेसर, इसका अपनी बहन बिंदिया का लड़कों से बातचीत करना, मिलना जुलना पसंद नहीं था ना? छुपा तो नहीं रहा ये मामला, कहीं कुछ और तो नहीं? और क्या होगा साहब, हमको बिंदिया से एक के प्रॉब्लम था। गांव का लोफर टाइप का लड़का लोग के साथ में हंसती बोलती है, बाकी तो खाना बनाना, अम्मा के साथ हाथ बटाना सब कुछ करती थी वो। मतलब कोई और ऐसी बात नहीं है जो तुम्हें लगता है कि हमें पता होनी चाहिए? नहीं। खाना बना के रख दी, आप दोनों लोग का खा लीजिएगा। हम अस्पताल जा रहे हैं बिनिया के पास। तुमका इतना हेकड़ी दिखा रहे हो जी? साहब से कायदे से बात करो, ये अपने लिए नहीं, तुम्हारे बहन को न्याय दिलाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। कुछ पता है तो बता दो। साहब वो हम एक बार सुने थे कि केवल बिंदिया पे कमेंट बाजी करता है, उसको आते जाते छेड़ता है। कौन केवल? साहब संजय ठाकुर का बेटा है। वो दोनों बाप बेटा पूरे गांव को अपना जागीर समझते हैं। बहुत बाहुबली बन के घूमते रहते हैं दोनों। वही ना, पहले कहीं नहीं बताई सब बात। कैसे बताते? हम बिंदिया से पूछे थे, वो कंफर्म करती तब ना बताते। बिंदिया बेटा, ये सब तुम्हारे साथ केवल ने किया था? बोलो, केवल ठाकुर था वो? कुछ तो बोलो। बिंदिया देखो, डरो मत, हम हैं तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें। बताओ, केवल ने किया तुम्हारे साथ ऐसा? तुम्हें मारा, जबरदस्ती की तुम्हारे साथ? बोलो बिंदिया, नाम बोलो उसका, किसने किया? बिंदिया बोलो बेटा। बोलो बेटा, केवल ठाकुर ही था ना वो जिसने तुम्हारे साथ ये किया? अरे तुम सब ये हाथ के इशारे से क्या बताने की कोशिश कर रही थी? कि वो सब केवल ठाकुर ने किया या कोई और बात? हो सकता है कि ये केवल ठाकुर ने ही किया हो सर। दोनों बाप बेटा एकदम जानवर है, फालतू का दबंग बना फिरता है गांव में। एक टाइम पे उसका बाप ही संजय ठाकुर के ऊपर ना 2 रेप का केस रजिस्टर था सर। क्या केवल का नाम सुनकर बिंदिया का उंगलियों से इशारा करना महज एक इत्तेफाक था, या बिंदिया इसी तरह अपना केस दर्ज कराना चाहती थी? क्या वाकई केवल इस कांड में शामिल है? क्या डॉक्टर अहमद का कत्ल भी केवल नहीं किया है? क्या बिंदिया केस में लोकल पुलिस को यह पहले से मालूम था कि केवल और उसका बाप संजय ठाकुर इस मामले में शामिल है और इसीलिए उन्होंने केस दर्ज नहीं किया? यह इस पूरे केस की जड़ में जात पात की गंदी सोच है, जिसके सूत्रधार सुभाष झा और मोती शुक्ला है। क्योंकि जो लड़के घायल बिंदिया को इलाज के लिए डॉक्टर अहमद के पास ले जा रहे थे, उन्होंने उसे मरने के लिए खेत में क्यों छोड़ दिया? उन्होंने सरकारी अस्पताल या फिर पुलिस को खबर क्यों नहीं दी? या फिर बिंदिया के कत्ल के पीछे उसके भाई की वो दकियानी सी सोच तो नहीं है कि बिंदिया का कैरेक्टर ठीक नहीं था? अरे साहब, आप हमको फिजूल में उठा लाए हैं। हम क्या किए हैं? वो तो तू बताएगा ना, क्या किया है तूने? और तू आते जाते बिंदिया को छेड़ता था ना? क्या? कभी नहीं साहब। और हम काहे छेड़ेंगे बिंदिया को? कौन हूर की परी है का? हम लड़की के पीछे नहीं जाते हैं, लड़की चुंबक की तरह हमारे पीछे आती है। हम सब समझ रहे हैं। आप जो हमको ये फंसाने का कोशिश कर रहे हैं ना, अरे उस दिन हम गांव में थे ही नहीं, अपने दोस्त से मिलने पटना गए थे और शाम को 7 बजे दसिया लौटे। इस केस से हमारा कोई लेन देन नहीं है, पहले बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो उस दोस्त का नाम, फोन नंबर और एड्रेस बता। हाँ तो बता देते, उसमें क्या है। हाँ लेकिन एक बात और कह देते हैं, इतना सख्ती उस पर दिखाइए जो ये किया है। हमारे ऊपर फालतू का समय बर्बाद मत कीजिए। चलो, गांव का चिरकुट लोग आपका कान भर दिया, हमको उठा लाए यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा टाइम बचा। और बता किसने किया होगा ये सब? अरे कोई एक हो तो बताएं, बहुत सारे संदिग्ध हैं। एक तो वो बिंदिया का भाई बसेसर है, जितना सीधा दिखता है ना उतना है नहीं। हम तो सुने थे कि अपनी बहन के साथ भी कुछ गलत काम किया है वो। और दूसरा हमारा बाप संजय ठाकुर। क्या? तेरा बाप? हाँ, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, पहले से उसके ऊपर बलात्कार का केस चल रहा है। अम्मा के जाने के बाद बापू शरीर का गर्मी झेल नहीं पाया और कपड़ा पहनी हुई लड़की का भी आंख से एक्सरे निकाल लेता है। सर लाड टपकता है कि पूरा मन घिन ना जाए। सिंह, सर
इसके सारे डिटेल लो। सर चलो। सुमित, ये तो अपने बाप को ही फंसा रहा है डायरेक्ट। अरे भाई मुझे मत मारो भाई। भाई मुझे मत भाई मुझे मत मारो भाई। सर इसका नाम दीपू सक्सेना है। ये पास के गांव में डॉक्टर तिवारी के यहाँ कंपाउंडर था और इसी गांव में कमरा किराए पे लेके रहता था। सर मैंने डॉक्टर तिवारी के यहाँ भी फ़ोन किया तो पता चला कि ये 16 सितंबर से काम पर नहीं गया था। सर क्या लगता है ये तीनों केसेस कनेक्टेड हो सकते हैं? हो सकते हैं। साहू जी, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। सुमित, तुम इसके रूम की तलाशी लो और गांव में पता करो कि 16 तारीख को इसे कहीं किसी ने देखा था क्या। जी सर। दीपू उस दिन हमसे सिगरेट लिया था साहब, तब देखे थे उसके शर्ट पर लाल निशान लगे थे। पूछा तो बोला कि पेंट गिरा है। निशान गिला था? हाँ साहब, जैसे अभी भी गिरा हो। पर एक बात बोले साहब, वो हमको पेंट नहीं लगा। वो पेंट कैसा रहता है, दूर से महकता है। और साहब ना तो उसमें खुशबू थी और ना ही बदबू। बिंदिया जहाँ मिली थी वो जगह यहाँ पास में ही, मतलब क्राइम भी यहीं कहीं आसपास ही हुआ है। सर्च वारंट निकाल, आसपास जितने भी खाली घर या दुकान है सब जगह चेक करो। अरे साहब यहाँ तो सब घरों में लोग रहते ही हैं, बस एक ठाकुर साहब का घर है जो खाली रहता है। संजय ठाकुर? हाँ। सुमित, छोड़ दो। सर ये तो बिंदिया के कुर्ते का कपड़ा है जो फट गया था। सर ये नाखून का टुकड़ा है और कुछ बाल। लगता है बिंदिया का रेप यहीं हुआ है। हेलो, क्या हुआ? हॉस्पिटल में बिंदिया की डेथ हो गई। बेटी मर गई। ये वही गुस्साई लोग हैं जो बिंदिया के न्याय के लिए मांग कर रहे हैं। उसके माँ बाप को सांत्वना दे रहे हैं क्योंकि उनकी इकलौती बेटी जो पिछले 1 हफ्ते से अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी, आज लड़ाई हार गई है। माँ बाप के रोने गिड़गिड़ाने के बावजूद भी लोकल पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की और केस को SIT को सौंप दिया, लेकिन SIT ने भी इस केस में कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई। अब सवाल ये, संजय ठाकुर के खाली घर में जो कपड़े का टुकड़ा मिला था वो बिंदिया के कपड़ों का हिस्सा है और वहां पे जो खून मिला था वो भी बिंदिया का है। और सब बिंदिया के कपड़ों पे 2 लोगों के सीमेंट के ट्रेसेस मिले। किसके? बता दे सब, बता। वो दिन जब बिंदिया ट्यूशन पढ़ा कर लौट रही थी ना, तो मुझे रास्ते में धर लिए थे। खींचते हुए संजय ठाकुर के खाली पड़े मकान में ले आए उसे। बहुत जान है फिर में। अब हम पूरी सावधानी बरते थे साहब। सब कंडम यूज किए थे ताकि कोई सबूत ना छूटे साहब। तुम्हारी वो सावधानी कोई काम नहीं आई। बिंदिया की सलवार पर तुम दोनों का सीमन मिला है। वही तो गलती हो गई साहब। हम साफ वाप करने लग गए थे, लेकिन ईमानदारी से बता रहे साहब, हमें उसे मारने का कोई इरादा नहीं था साहब। लेकिन क्या करते साहब, वो काबू में ही नहीं आ रही थी तो मारना पड़ा साहब।
मरना पड़ा तुम्हें। जब हमने देखा ना कि उसकी हालत बिगड़ने लगी तो हम खुद उसे डॉक्टर अहमद के पास ले गए थे सर। संजय ठाकुर के खाली घर पर तो ताला लगा हुआ था, फिर भी इतने आराम से अंदर कैसे गए? साहब वो घर का मालिक खुद मंजूरी दिया था साहब। मालिक मतलब केवल ठाकुर? नहीं साहब, वो लंपट को कौन पूछते साहब? साहब उसका बाप संजय ठाकुर। उस दिन जब हम बिंदिया के साथ जबरदस्ती कर रहे थे ना साहब, तो वो वहीं खड़ा था साहब। बोरा गए हैं आप लोग। ये बवाल से हमारा क्या लेना देना बताइए आप। मोती और सुभाष ने तुम्हारा नाम लिया है। तो क्या? अरे वो लंपट दोनों किसी का भी नाम ले लेगा, कल को उठ के इनका नाम लेगा कि रेपिस्ट है, तो मान लेंगे आप। सुमित, चलो नहीं मान रहे, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे उस ताला लगे हुए खाली घर में वो दोनों इतने आराम से घुस कैसे पाए? ये तो उनसे पूछना चाहिए था ना आपको। अरे पूरे गांव में चोरी चकारी करता है वो दोनों, हमारा चाबी भी उठा लिया होगा, क्या हो गया? अच्छा, सुना है तुम्हारे ऊपर 2 रेप केस भी थे? दोनों में बेइज्जत बरी हुए थे, नहीं सुने आप लोग शहर से आए हैं ना, तो आपको गांव का कोई ज्ञान तो है नहीं। यहाँ पे जाति बिरादरी अमीरी गरीबी का बड़ा खेला चलता है। अपने से रईस को और ऊंची बिरादरी को नीचे गिराने के लिए बड़ा बड़ा षड्यंत्र रखता है लोग। लेकिन क्या है ना, झूठ का पांव होता नहीं है तो ज्यादा देर टिक नहीं पाता है। समझ में आ रहा है कि फिर से समझाएं? इस संजय ठाकुर की अकड़ तो मुझे भी ढीली करनी है, पर उसे अरेस्ट करने के लिए कोई सबूत नहीं है मेरे पास। सर, गोडाउन में जो नाखून और बाल मिले थे उसका डीएनए संजय ठाकुर के डीएनए के साथ 50% मैच हुआ। इसका मतलब केवल ठाकुर के साथ 100% मैच। अरे कोनो काम नहीं आप लोग, जब देखो तब उठा लाते हैं। हम बता दे रहे मीडिया में जाएंगे हम, और ऐसा बैंड बजाएंगे कि नौकरी से हाथ धो। पुलिसिया, तेरा हिम्मत कैसे हुआ मेरा बेटा पे हाथ उठाने का? वहीं खड़ा रहे और आवाज नीचे। तो इतना तोड़ूंगा ना तुझे। बता, तुम्हारे उस खाली घर से तेरा वो बाल और टूटा नाखून मिला था। अरे तो इसमें कौन सा तीर मार लिए आप? हमारा घर है, मिल सकता है। हम कुछ दिन पहले अपने सामान की मरम्मत कराने गए थे, तब हमारा ये नाखून टूटकर वहां पर गिर गया था। और बाल का क्या है? जितनी सभ्यता से ये पेश आए हैं ना, 8-10 बाल तो यही गिर गए होंगे। तो उसके खिलाफ भी कोई जुर्म मत दीजिए हमारे लिए। तेरे खिलाफ इतना सब कुछ मिला है उस घर में, तो तुझ पे शक ना करें। तो तू किस बिना पे बोल रहा था कि तेरे बाप ने बिंदिया का रेप किया हो सकता है? अरे खाली बाप कहां बोल रहे हैं, हम तो बसेसर का भी नाम लिए थे और इतना बोले थे कि बस बढ़िया से छानबीन कीजिए। देखा, तेरा बेटा तुझे ही फांसी पे चढ़ाना चाहता है। वो हमारा घर का मैटर है, वो हम देख लेंगे। अभी खाली इतना बताओ कि तुम्हारा हो गया हो तो हम लोग जाएं। पहले ये उंगली नीचे कर, नीचे कर। देख लो। चल देखता हूँ तेरे को मैं। नंगा करो दोनों को और तब तक मारो जब तक पूरी बॉडी पे निशान ना आ जाए। बोलते हैं गांव के लोग सीधे होते हैं, दिमाग घुमा के रख दिया है। तोड़ते रहो दोनों को। बता, वो संजय ठाकुर नहीं साहब, केवल ठाकुर के कहने पर किए हम सब। उस दिन जब डॉक्टर अहमद के घर से बिंदिया को लौटा लाए, तब केवल ठाकुर ने गांव के कंपाउंडर दीपू को फोन कर घर बुला लाया। खाली डॉक्टर के यहाँ चाकरी करना सीखे हो, इलाज को जानते हो? एक लड़के को होश में नहीं ला पा रहे हो। अरे ठाकुर साहब, हम डॉक्टर नहीं है, कंपाउंडर है। दीपू उसको होश में लाने के लिए 3 इंजेक्शन दिया था साहब। होश में क्यों लाना चाहते थे? वो केवल ठाकुर को वो बिंदिया का चीख सुनने में मजा आ रहा था साहब। संजय ठाकुर का नाम क्यों लिया था? साहब वो केवल बोला था साहब। सब बोला था अगर पुलिस हम तक पहुंच जाए तो उसके बाप का नाम ले ले, और बाकी जिंदगी भर वो हमें हमारा खर्चा उठाता साहब, ऐसा बोला था साहब। डॉक्टर अहमद और दीपू को क्यों मारा? अब वो डॉक्टर अहमद ने वो बिंदिया को टीवी में देख लिया था, वो पुलिस में जाने की कोशिश कर रहा था साहब। साहब उनको फोन करके हमने एक सुनसान जगह पे बुलाया और बोला कि एक महिला बेहोश है। जी कहिए। साहब दीपू भी बहुत खौफ खा गया था साहब,
सब वो डर के मारे घर छोड़ के सब कहीं और छुपा हुआ था साहब। और जो वो सिपाही आपने हमारे पीछे लगा रखा था हम पे नजर रखने के लिए, सब उसे नजर बचा के हम एक दिन दीपू के पास पहुंचे और फिर अरे भाई मुझे मत मारो भाई। साहब वो केवल हमारा जिंदगी बर्बाद कर दिया साहब। साहब उसके चक्कर में हम दो मर्डर किए साहब। साहब इंडिया की जिंदगी खराब कर दी साहब। आप लोग का गलती नहीं है सर, आप लोग तो शहर से आए हैं, गांव का तो कुछ आइडिया है नहीं आप लोगों को। शहर हो या गांव, जानवर जानवर होता है, जैसे कि तू एक जानवर है। हम जन्म से जानवर नहीं थे सर, साला बाप हमारा हमको ऐसा बनाया है। चप्पल फेंक के मारता था, कभी सीधे वो बात नहीं करता था हमसे। अरे कितना बार तो हम सोचा कि इस बुढ़ऊ को हम ही टपका देते हैं। जब भी उसको मारने का सोचते ना, उसका जल्लाद वाला शक्ल मेरे सामने आता था और उस चक्कर में हमारी पैंट गिली हो जाया करती थी। तभी एक दिन बस सर हमारे पास आया, उसको कुछ पैसा चाहिए था। पैसा तो हम दे देंगे, पर क्या गारंटी है कि लौटाओगे? और ये सब मदद के बदले में हमको क्या मिलेगा? तुमको हमारी बहन बिंदिया पसंद है ना, हम तुमको उसका पूरा दिनचर्या बता देंगे। जो करना है करो, बदले में हमको पैसा दे दो। ठीक, तभी चमका हमको कि बिंदिया की मेहरबानी से हम अपने जल्लाद बाप से छुटकारा पा सकते हैं। इसीलिए तो अपने खाली वाले घर में सुभाष और मोती से बिंदिया का रेप करवाएं कि ताकि अपने जल्लाद बाप को फंसा सके। अरे हम तो बिंदिया को छुए तक भी नहीं थे, बस दूर से मजा ले रहे थे। और अपने पटना वाले दोस्त को भी बोल दिए थे कि पुलिस अगर कुछ पूछेगी तो बोल देना कि हम तुम्हारे साथ में थे। अपना मोबाइल उसके पास भिजवाएं कि ताकि लोकेशन वहां का दिखाई दे। लेकिन आप लोगों ने तो पूरा प्लान पे पानी फेर दिया हमारे। अरे बुलाओ उसको। आपका क्या कहना है ठाकुर साहब, क्या मिलेगा? अरे सब पुलिस वाले हमारे ये हमारे पूज्य पिताजी की मधुर वाणी है, वो हमको रत्ती भर भी नहीं चाहते हैं। लेकिन गांव में भौकाल तो टाइट रहना चाहिए ना। अब देखिएगा हमको ज्यादा देर वो यहाँ पे टिकने नहीं देंगे और आप लोग कुछ नहीं कर पाइएगा। वाले नहीं हम लोग। देख ली साहब, आप अभी हम पे ही शक कर रहे हैं। अरे गांव के बड़े लोग हैं, बड़े से बड़ा वकील कर लेंगे, पेशी से पहले जमानत भी ले लेंगे। आप और हम जैसे चाह के भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखिए हो गया था बवाल, संभालना तो हमको ही पड़ेगा। चौहान जैसे लोग पुलिस में भर्ती किस लिए होते हैं? ये रसूखदार लोगों के तलवे चाटने के लिए और रिश्वतखोरी के लिए, बस। सिर्फ केवल छूटना नहीं चाहिए, वरना बिंदिया को न्याय कभी नहीं मिल पाएगा। कोर्ट में ये अपने बयान से मुकर जाएगा और केस हमेशा के लिए लटक जाएगा। सर हमें कुछ तो करना हो। कमीने, शर्म नहीं आती? भाई होकर अपनी बहन के साथ क्यों किया ये सब? उसका लैपटॉप तक बेच दिया। साहब वो थोड़ा पैसे का जरूरत था साहब। पैसे का जरूरत था। बोले थे ना ज्यादा देर रोक नहीं पाओगे। चलिए चलते हैं। साहब हम सरेंडर कर रहे हैं, हमने मर्डर किया है केवल ठाकुर का। उसका बाप संजय ठाकुर हमारा बहन का रेप किया और भाग गया सर। जानवर लोग हैं ये लोग। आज उसका बेटा ने एक लड़की का रेप किया और मर गई। सांप का जात है सर ये लोग, सांप का जात है। इनको खाली फन उठाना और काटना आता है, इसीलिए मार दिए हम उसको। कांस्टेबल साहू सिर्फ ठाकुर के कत्ल में गिरफ्तार हुआ। कानून का एक रक्षक कानून अपने हाथ में ले, इसके क्या मायने? क्या कानून पर से उसका भरोसा उठ चुका था? अगर ऐसा है तो फिर मामला और भी गंभीर है। देश में रेप के लगातार बढ़ते मामले सिस्टम और समाज पर सवालिया निशान उठा रहे हैं और साथ ही ये आगाह कर रहा है कि अब सख्त कदम उठाने की जरूरत है। आखिर देश की माँ, बेटियां और बहनें कब तक इंसाफ के लिए गिड़गिड़ाती रहेंगी? अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।